प्रिय विद्यार्थियों, मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर मिल गया। यदि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आप बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपका है। जबरदस्त तरीके से इसे क्लासमेट पर अपने शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। यदि 24 तारीख को यानी कि 24 फरवरी को यदि आप पेपर देने वाले हैं तो ये पेपर आपका है। बहुत ही शानदार, देखिए 2025 का लेटेस्ट पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सामान्य हिंदी का देखिए 302 जेड एच है। कौन सा सेट है? 302 जेड एच। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा और जबरदस्त तरीके से जो है इसे अपने फैला दीजिए। और चलिए इसका पूरा फुल डिस्कशन किया जा रहा है आप सभी लोगों के साथ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रिय विद्यार्थियों, जब सामान्य विज्ञान सामान्य हिंदी के देखिए इस सेट को लेकर चलते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा 302 जेड एच के इस पेपर को। पहले खंड क में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो है आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए पहला प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, खंड क का पहला प्रश्न जो गद्य का है, वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी के द्वारा लिखित कृति कौन सी है? पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। देखिए जो राष्ट्र का स्वरूप नामक जो चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों, वो वासुदेव सरल अग्रवाल जी लिखे हैं उसको। और यहाँ पर जो होगा पृथ्वी पुत्र जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी के द्वारा लिखित कौन सी कृति है? पृथ्वी पुत्र। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार, मंथन। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है किसके? मेरे विचार के लेखक है। किसके हैं? मेरे विचार के लेखक हैं। ग देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा हम लोग का, यशपालकृत। यशपालकृत जो है सिंहावलोकन, यशपालकृत सिंहावलोकन जो है रचना की विधा क्या है? तो यशपाल के द्वारा जो लिखी गई रचना है सिंहावलोकन, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर कहानी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंहावलोकन जो है वो एक यशपाल जी के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा है ये। ठीक है ना? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिले प्रिय विद्यार्थियों, तो उसको खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित कीजिए। घ देखिए प्रश्न क्या है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं या फिर डॉक्टर राम विलास शर्मा जी हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए इस प्रश्न का निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं डॉक्टर राम विलास शर्मा है। कौन है? डॉक्टर राम विलास शर्मा जी हैं। कौन है? डॉक्टर राम विलास शर्मा जी हैं। ठीक है ना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों का। अंग प्रश्न क्यों ना बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों अंग प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं तो आलोचनात्मक अंग प्रश्न देखिए क्या, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? आलोचनात्मक कृति जो है साहित्य सहचर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं। तो आलोचनात्मक जो कृति है साहित्य सहचर के जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी आज आलोचनात्मक जो कृति है साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अब देखिए 5 जो प्रश्न आपका हो गया गद्य का प्रिय विद्यार्थियों, और 5 जो प्रश्न हम लोग बात करेंगे वो काव्य का बात करेंगे। ठीक है ना? तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है प्रिय विद्यार्थियों वो सरहपा जी को माना जाता है। किसको? सरहपा जी को। ठीक है ना? सरहपा को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम जो कवि है वो सरहपा को माना जाता है। ठीक है? तो दूसरे का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ख प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए ख हम लोग का प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, करते चलिए। बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग का है 24 मार्च के लिए आप पेपर देने वाले हैं विद्यार्थियों, तो ये आपका पेपर है। जबरदस्त तरीके से इसे तैयार कर लीजिए और डीजे सर चैनल को जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना कौन है? यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पूर्वा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोगों का खुशबू के शिलालेख जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खुशबू के शिलालेख, नई कविता युग, नई कविता युग की रचना क्या है? खुशबू के शिलालेख जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग देखिए क्या है,
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहां पर देखिए 1943 जो होगा प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन है? भारतेंदु हरि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन है? सरस्वती, कल्पना, कविवचन सुधा, ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो है कविवचन सुधा। क्या हो जाएगा? कविवचन सुधा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं हम लोग, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? तो प्रिय विद्यार्थी देखिए यहाँ पर जो होगा रीति निरूपणता, रीति निरूपणता जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है? तो ये रीति निरूपणता जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। संधि विच्छेद और विभक्ति एवं वचन के स्थान पर सिलेबस में नया जुड़ा देखा गया है। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, शब्दों का युग्म सही अर्थ चुनकर लिखना है। देखिए अविराम अभिराम, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगातार और सुंदर। लगातार और सुंदर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात वात, वार्ता और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विकार विचार और शिकार। देखिए वार्ता और हवा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वार्ता और हवा, बात और वात जो होगा, वार्ता और हवा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। वर, द्विज, राग। वर, द्विज, राग। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए हम लोग एक शब्द बताना है। देखिए यहाँ पर तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं। ठीक है ना। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय कहते हैं उसको हम लोग। जो विश्वास के योग्य हो विश्वसनीय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं। ठीक है। इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जानकार। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? जिज्ञासु कहा जाता है। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु कहलाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए यहाँ प्रिय विद्यार्थियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेशन को लेकर अपने, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। तो जन का प्रवाह जो अनंत होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये जो है मुख्य रूप से जन का प्रवाह अनंत होता है। शास्त्रों ना वर्षों से भूमि के राष्ट्रीय जन में तादात्म्य। देखिए यहाँ पर जो है प्रसंग के बारे में अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो है जो संदर्भ पहले हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी ना राष्ट्रीय जन, ये सब तो बातें रहेंगी नीचे, लेकिन इसमें देखिए जो कहा क्या जा रहा है इसमें, तो पहले आपको देखिए व्याख्या जब करते हैं संदर्भ लेखक का नाम, शीर्षक और नामोल्लेख देखिए दिया गया है, इसमें पूछा गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र का स्वरूप जो है ये आपका पाठ का नाम हो जाएगा, और लेखक कौन हो जाएंगे? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है। और देखिए इसमें जो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जन ने, तो देखिए तो शास्त्रों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य, देखिए किसके साथ? भूमि के साथ। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि के साथ। अब आगे चला जाए हम लोग देखते हैं वो प्रश्न क्या है। इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? तो देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय, देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जन लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तादात्म्य जब रश्मियां अनुभव को मिलकर तब राष्ट्रीय जन का भी, देखिए जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। देखिए यहाँ पर जब तक, यानी सूर्य की रश्मियां जो होंगी जब तक नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी जो होगा क्या होगा? वो अमर रहेगा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। जन का सततवाही जीवन किस तरह है? शततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का जो सततवाही जीवन, देखिए यहां से प्रश्न हो जाएगा। जन का जो सततवाही जीवन जो है नदी के प्रवाह की तरह है। किसके प्रवाह की तरह है? नदी के प्रवाह की तरह है। जन का सततवाही जीवन जो है नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है। इसमें कर्म और श्रम के साथ उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
रेखांकित अंशों का व्याख्या करना देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो रेखांकित अंशों में अगर देखा जाए तो जन का प्रवाह देखिए क्या होता है, अनंत होता है प्रिय विद्यार्थियों। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी कोई भी जो भूमि और जन जो होते हैं वो अपनी संस्कृति को क्या करें, से अलग कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राष्ट्र का उस परिस्थिति में जो है लोप ही समझना चाहिए। स्पष्टीकरण के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए हजारों वर्षों से भूमि के साथ जो है राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया, उसका प्रवाह जो होता है वो अनंत होता है। जब तक सूर्य की किरणें जो होंगी, यानी जब तक सूर्य की किरणें या सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरता रहेगा तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा, अमर रहेगा। जीवन भी क्या रहेगा, वो अमर रहेगा। जन का संततवाही जीवन जो होता है नदी के प्रवाह की तरह ही है, और जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों जो है यहाँ पर इस रेखांकित अंश का व्याख्या हो जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला चैप्टर, देखिए राष्ट्र का स्वरूप जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार उसमें पूछा जाता है। देखिए इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिस भी चैप्टर का ये होगा ये आप लोगों का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से न और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख राम कथा राम श्याम को तू सुना दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं इसमें ना। कौन है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। देखिए यहाँ पर जो है, तो पहले अर्थ इसका मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को पद्यांश में। तो हरिओत जी का है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि राधा दुखी होकर जो है पवन से कह रही है। किससे कह रही है, पवन से कह रही है कि मेरे नवीन बादल रूपी कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण न तो मथुरा से लौट कर आया और न ही कोई संदेशा उन्होंने भेजा है। ठीक है, मैं उनके विरह में क्या अग्नि में जल रही हूँ, और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं रो रो कर क्या अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ, और उनकी यादों में रो रो कर बावली हुई जा रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ। हे पवन तुम जाओ और मेरी जितनी भी दुखद कथा है उसे जाकर श्री कृष्ण को सुना दे, श्याम को तू सुना दे ना, तो श्री कृष्ण जी को तुम सुना दे। यानी राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो किसके द्वारा भिजवा रही है प्रिय विद्यार्थियों, पवन के द्वारा भिजवा रही है। ठीक है ना, तो और ये जानते ही आप लोग कि पद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है, पवन दूतिका से है ना, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी से लिया गया। देखिए शीर्षक क्या है, तो ये हो जाएगा पवन दूतिका से, और कवि का नाम क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है, तो राधा का मनोदशा का वर्णन कीजिए, तो राधा जो है वो क्या हो रही है, विरह में बावली हो रही है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या के रूप में अगर देखा है तो मैंने तो पूरा ही व्याख्या कर दिया आप लोगों को, तो इसमें पूरा आप लोग लिख दीजिएगा। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो ये आपको बताया ही गया पहले ही कि कमल के समान नेत्रों वाले ना, नवीन बादल रूपी कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी जो हैं, तो उनके सौंदर्य का इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है तुलनात्मक किया गया है। ठीक है ना, भी बताया गया है। अथवा में देखिए यहाँ पर, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दूरधर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पर विद्यार्थी देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हरिशंकर परसाई जी का है, और लेखक के रूप में देखा जाए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत जी और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश देखिए बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, लिख दीजिएगा। अपने किसी अपने जिले का जो है, जो भी आपके जिले में हो उसका देखिए खंड काव्य दिया गया है यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ खंड काव्यों को मैंने बता भी रखा है, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर जो है संस्कृत का खंड ख से हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर संस्कृत का जो है महत्वपूर्ण रूप से स्टार्ट हो गया है। संस्कृत साहित्यम सरलम ना, साहित्य जो संस्कृति का साहित्य है वो क्या है, वो सरल है, और व्याकरण इसका क्या है, सुनिश्चित है। तस्य गोपद्य, इसके गद्य और पद्य में जो है लालित्य की बात होती है, भाव बोध से भरा होता है ये ना, और समझाओ सुनने में अनोखा अद्वितीय श्रुति माधुर्यम वर्तते, और सुनने में ये बहुत ही माधुरी की तरह लगता है। किम बहुना चरित्रा निर्माणातना दृश्यम सत्प्रिणाम, संस्कृत वाक्यम ददाति तादृशीम किंचित मुद्यत किम बहुना, इससे भी अधिक चैत्य निर्माण के लिए जो है संस्कृत भाषा के समान प्रेरणा देने वाली कोई अन्य चीज नहीं है। यानी इससे भी अधिक अगर देखा जाए तो चैत्य निर्माण के लिए संस्कृत भाषा के समान जो है प्रेरणा देने वाली कोई अन्य चीज नहीं है।
मूलभूतानां मानवीय गणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी मूलभूतानां। ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो मानवीय गुणों के रूप में देखा जाए तो के मूल समूहों का कोई अन्य विश्लेषण मौजूद नहीं है। तो संस्कृत साहित्य में नहीं, संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आप लोगों का। अब देखिए बौद्ध काल वाला जो है ये भी इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। यानी बौद्ध काल में इन सिद्धांतों का प्रयोग जो था मुख्य रूप से देखा जाए बौद्ध काल में बौद्ध युग में इमे सिद्धांता व्यक्ति का जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध काल में इन सिद्धांतों का प्रयोग जो था वो व्यक्तिगत जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है ना। परमध्य इमे सिद्धांता पर यानी आज ये सिद्धांत जो है राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानी, यानी जो आज ये सिद्धांत है राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग का कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति का साधन के रूप में है। विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के रूप में प्रस्तुत है। राष्ट्र नायकम श्री जवाहरलाल नेहरू, यानी राष्ट्र के नायक रूप में जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में, यानी उनके जब उन्होंने प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री मंडल के रूप में काल के रूप में ना चीन देश के साथ जो है भारत की मित्रता जो थी वो मुख्य रूप से पंचशील सिद्धांतों पर जो है आधारित की गई ना। ठीक है ना। यतो हिम उभावती देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हैं। ठीक है। तो ये भी आप लोग को देखिए व्याख्यान इसका दिया गया, इसको भी ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थी, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और जिस प्रकार से आप लोग को हिंदी मिलता है गद्य और काव्य, तो उसी तरीके से संस्कृत में भी देखिए आप लोग को यहाँ पर काव्य मिल रहा है। व्यक्ति सजति पदार्थनांतर कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति हि पंगम गस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मा बुद्धगते चंद्रकांत। तो वस्तुओं के अलावा देखा जाए तो व्यक्ति सजति वस्तुओं के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है जो व्यक्ति का निर्माण करता है। यानी वस्तुओं के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है जो व्यक्ति का निर्माण करता है, क्योंकि खलु बहिरूपाणी प्रीतया सश्रयन्ते, यानी क्योंकि सुख जो होता है बाह्य रूपों पर निर्भर नहीं करते हैं। विकसित ही पंगन्व पुंडरीकम, यानी पतंग, यानी क्योंकि पतंगे के उगने पर कमल खिलता है। जब बर्फ की किरणें जो बुद्ध में पड़ती हैं तो चांदनी भी क्या होती है, वो पिघल रही होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके अलावा देखिए जाए एक और भी है ना, ये भी अभूतम प्राची पिंगणाम सरस्वती। ठीक है। तो ये आपका भी है स्वाद के स्वामी की तरह जो होता है मुख्य रूप से अभूतपूर्व पूर्वी गुलाबी को सोना मिला। ठीक है ना। प्राप्त कनकम सोना मिला। गतच्छायन चंद्रो बुधजन इव ग्रामस्यदसि, यानी चंद्रमा जो होता है अपनी छाया में ग्राम सभा में ना की भांति क्या हो गया, लुप्त हो गया। क्षणम छिड़ास्तारा निपृतम निवांतु, एक पल के लिए अगर दिखाया तो सितारों राजा के प्रयासों की तरह क्या हो जाते हैं मुख्य रूप से फीके पड़ जाते हैं। न दीपा राजनते द्रविड़ रहिता नामीव गुड़ा, दीपक जो होते हैं वो धनहीन लोगों के गुड़ों की तरह चमकते नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। मुहावरे और लोकोक्तियां का देखिए प्रश्न यहाँ पर। हाथ कंगन को आरसी क्या, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, पानी पानी होना, लज्जित होना, सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है ना। ये आप लोग का। उसने 3 पुस्तकें खरीदी, कृपया वीर तथा करुण रस के लक्षण तथा उदाहरण देना। यहाँ पर यमक और श्लेष अलंकार का उदाहरण देखिए। यमक का जानते हैं कि एक ही शब्द 2 बार है, दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो ये पहले ही आप लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। कनक कनक सौगुनी मादकता अधिका याग पाए बोरा है वा खाए बोरा है, एक तो ये हो जाएगा आप लोग का। फिर लौकी खेत में लौकी ने लौकी तो का लौकी, एक ये हो जाएगा आप सभी लोगों का। तो ये भी देखिए पॉइंट है आप लोग का। फिर श्लेष अलंकार है आपका वीर करुणरस का देख लीजिएगा। चौपाई और सोठा दोनों जान ही रहे हैं। चौपाई क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सम मात्रिक छंद होता है। पूरा हनुमान चालीसा पढ़ जाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक जागर, राम दूत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम जरंगी, कुमति मासमत की संगी। सोठा का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे। सब में 16-16 मात्राएं। सोठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है, नहीं पहले और तीसरे में 11-13 मात्राएं रहती, दूसरे और चौथे में 13-13। तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, पहले 13-13 फिर 11-11 हो जाएगा ना।
अब देखिए यहाँ पर जो है प्रदूषण में उत्पन्न स्थिति के वर्णन करते हुए देखा जाता है किसी दैनिक उपचार के पत्र के संपादन को एक पत्र लिखना है। यहाँ पर किसी एक बैंक के शाखा प्रबंधक को जो है स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलते हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है ना। विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरा प्रिय कवि। तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का। तो इस तरीके से था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर। प्रिय विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। बहुत ही परिश्रम के साथ आप लोग के लिए कंटेंट बनता है प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत से ये देखिए पेपर आप लोग के लिए निकाला गया है। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप जबरदस्त तरीके से जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे। तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।